नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे। आपने इस बात को पूरी तरीके से समझा था। चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे और आपने इस बात को समझा कि ये 1921 में लागू हुए, वर्ष 1921 में लागू होते हैं। और जैसे ये वर्ष 1921 में लागू हुए, इसमें एक बात और भी थी कि भाई ये जो छूट हम तुम्हें दे रहे हैं, हम देखेंगे कि इनमें क्या प्रोग्रेस हुई और हमें ये आगे कहां तक कंटिन्यू करने हैं और हम इनको कहां रोक सकते हैं। इसमें क्या हम तुमने इस एक्ट के दायरे में रह के भारत के लोगों ने क्या तरक्की की या कितनी और गुंजाइश बनती है आगे और भी छूट देने की। तो जब ये सुधार हुआ तो आपको ये पता होगा, वर्ष 1921 में भैया 1921 में इनको लागू किया गया। लेकिन इसी की एक धारा थी 84। धारा 84 ये कहती थी कि हम क्या करेंगे, हम इन सुधारों की जांच भी करवाएंगे। 10 वर्ष बाद इनकी जांच होगी। इनकी जांच होगी कि इनकी जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची। और जब 10 वर्ष बाद इनकी जांच होने की बात हुई तो इसी 10 वर्ष में क्या होता है, एक आयोग का गठन हुआ इन सुधारों की जांच करने के लिए ही। 10 वर्ष में इन्हीं सुधारों की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन होता है। क्या होता है? एक आयोग का गठन। एक आयोग का गठन हुआ। इसी आयोग का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। यहां चर्चा साइमन कमीशन पे तो नहीं होगी, क्योंकि साइमन कमीशन को मैं इतिहास में आपको बताऊंगा कि 10 वर्ष का मतलब था 1929 में होना। 1927 में इसको बनाया गया, 28 में ये भारत आ गया। आखिर अंग्रेजों को इन सुधारों की जांच करने की 2 साल पहले की जल्दी क्या थी, ये एक रहस्य का विषय है। अब बात करेंगे हम इस पर भी, जब इतिहास में बात करेंगे। तो साइमन कमीशन बना और ये जो साइमन कमीशन था, इसी साइमन कमीशन इसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, इसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। क्या बुलाए जाते हैं? गोलमेज सम्मेलन। तो ऐसा नहीं है कि गोलमेज सम्मेलन जो है वही आ गए थे। इस आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया और ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए। यहां बहुत सारी पार्टियां गई। आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन एक इतिहास का एक इंटरेस्टिंग विषय है, जो इतिहास में ही बात होगी। इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए, इस आधार पर एक श्वेत पत्र जारी हुआ। इसी आधार पर एक श्वेत पत्र को जारी किया गया। श्वेत पत्र जारी हुआ और यह श्वेत पत्र बाद में प्रवर समिति को भेजा गया। इसको भेजा गया प्रवर समिति को, और इसी प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पास होता है। इसी आधार पर क्या होता है जी? भारत शासन अधिनियम पास हुआ। इसी आधार पर भारत शासन अधिनियम पास हुआ।
भारत शासन अधिनियम पास हुआ। यही आज हमारा मेन कंसर्न है, भारत शासन अधिनियम, जिसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? संविधान बनेगा तो बात करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान का 2/3 भाग यहीं से दिया गया। कहीं कहीं जिक्र इस बात का भी है कि नेहरू रिपोर्ट को भी ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन क्यों आई, नेहरू रिपोर्ट, फिर जिन्ना रिपोर्ट क्यों आई, ये इतिहास के विषय हैं और हम वहां पर इन बातों को चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विषय है मेन, वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक विस्तृत दस्तावेज था। इट वॉज ए ब्रॉड डॉक्यूमेंट, एक बड़ा विस्तृत दस्तावेज था। यह एक विस्तृत दस्तावेज था। इट वॉज ए ब्रॉड डॉक्यूमेंट, और इतना बड़ा था कि भारत के संविधान का बहुत बड़ा भाग इसी से लिया गया। इसे भारत के संविधान का, इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। कई बार बच्चे पूछेंगे जी ऐसा क्यों? भैया 2/3 संविधान की जो बातें हैं वो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित हैं, और कौन सी बातें प्रेरित हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ब्लूप्रिंट कहा गया क्योंकि संविधान का 2/3 भाग यहीं से लिया गया है। संविधान का 2/3 भाग यहीं से। संविधान का 2/3 भाग यहीं से है। लगभग भी लिख के चलिएगा, लगभग 2/3 भाग जो है संविधान का वो यहीं से दिया गया। आइए क्या प्रावधान थे देखते हैं। इसके प्रोविजंस देखिए आप, इसके प्रोविजन। इसमें सबसे पहली बात यह थी कि भारत को एक संघ बनाने की बात कही गई थी, जिसमें देशी रियासतें होंगी, राज्य और रियासतें एक होंगी। अच्छा, चूंकि एक बड़ा दस्तावेज है तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए कि इसमें 321 आर्टिकल, 10 अनुसूचियां थी। (321 आर्टिकल, 10 अनुसूची हैं इसमें। आइए, इसमें भारत को एक संघ बनाने की बात कही गई। भारत को एक संघ बनाने का बात कही गई। संघ बनाने की बात, मोटे मोटे तौर पर कहूं तो जैसा भारत आज दिखता है ना, भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा ही भारत लगभग आज दिखता भी है। तो इसमें पहली बार इस बात की चर्चा की गई कि भारत को क्या बनाया जाए, एक संघ बनाने की बात कही गई। कौन कौन लोग इस संघ में शामिल होंगे? इस संघ में राज्य और देशी रियासतें शामिल हैं। कौन शामिल हैं? राज्य और देशी रियासतें। लेकिन देशी रियासतों को मनाना अपने आप में बहुत टफ कि भाई वो क्यों आना चाहेंगे आपके संघ में, हैं? देशी रियासतों को इस संघ में आने में कोई एक्चुअल में रुचि थी नहीं।
तो चूंकि जब देशी रियासतें ही शामिल इसमें नहीं हुई तो यह संघ कभी अस्तित्व में आ नहीं सका। किसकी बात हुई कि भाई एक संघ बनाया जाए। ये जिस संघ की यहां चर्चा चल रही है, इस संघ में देशी रियासतों ने इनकार कर दिया। देशी रियासतों के द्वारा क्या कर दिया गया? इनकार। इनकार कर दिया गया और ये जो संघ है कभी अस्तित्व में ना आ सका। और ये संघ कभी भी अस्तित्व में ना आ सका। ये जो संघ था कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। देशी रियासतों ने की मर्जी थी कि संघ में शामिल हो या ना हो, तो उन्होंने मना कर दिया। अब देखो, लेकिन फिर भी बात यह है कि मान लो हम चाहते हैं कि संघ बने, हम लंदन में बैठे हैं, तो हमें तो पूरा इंतजाम करके देना पड़ेगा ना। मान लो कल को संघ बन जाए, तो इसमें बहुत सारी ऐसी ही बातें थी। ठीक है, जब संघ की बात थी तो एक संघीय न्यायालय का भी प्रावधान था। यही संघीय न्यायालय आज का सुप्रीम कोर्ट है। एक संघीय न्यायालय का भी प्रावधान। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि यह संघ अस्तित्व में आ जाता, तो इसमें राज्य भी होते और इसमें देशी रियासतें भी होती। देशी रियासतें, जैसे तुम आज से कंपेयर करो इस बात। आज क्या सिचुएशन है? आज एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि जो संघ है भारत, उसमें राज्य भी है, लेकिन हमने सब्जेक्ट्स को बांटा हुआ है कि किस मामलों में जो है केंद्र कानून बनाएगा और किस मामले में जो है संघ कानून। ये सब जो है बांटी हुई है। तो संघ आज केंद्र है, राज्य है, संघ है, लेकिन अपने अपने दायरे हैं। इसीलिए जब विषयों को 3 भागों में बांटा गया, विषयों को 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में? 3 भागों में। संघ सूची के विषय, भाई ध्यान करो और कमेंट करके बताना आज इसमें कितने कितने विषय हैं। 3 भागों में। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। आज भी तो ऐसा ही होता है। समवर्ती सूची, सेंट्रल लिस्ट कौन सी थी भैया? सेंट्रल लिस्ट बनाई गई। एक दादा स्टेट लिस्ट थी, एक कंकरेंट लिस्ट थी। तो ऑब्वियस बात है कि इनमें विषय होने चाहिए थे। आज भी होता है। मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसमें कितने कितने विषय हैं। इसमें 59 विषय शामिल किए गए। इसमें 54 विषय शामिल किए गए और इसमें 36 विषय शामिल किए गए। 59, 54 और 36 इन विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की गई थी। इसमें आरबीआई की स्थापना की बात थी। आरबीआई की स्थापना की बात की गई थी। अब मैं थोड़ा सा आपका
मैं चेक करना चाहूंगा कि मतलब कितने लोगों को पता है। ध्यान कीजिए, 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे उसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगा दिया। प्रांतों के सब्जेक्ट दो भागों में बांट दिए गए थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जिन्हें वायसराय, गवर्नर ये मिलकर जो है कानून बनाते थे। जो ट्रांसफर कर दिए गए थे, जो विधान परिषदें थी कि भैया तुम भी कुछ मामलों में कानून, इस बार कहा गया कि हम प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर रहे हैं। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। द एंड ऑफ डायरची फ्रॉम प्रोविंसेस, एंड ऑफ डायरची फ्रॉम प्रोविंसेस। इसका क्या अर्थ हुआ? तुम्हें लग रहा होगा कि गुरुजी ये तो मतलब आजादी छीनने नहीं, नहीं। इसमें प्रांतों को और अत्यधिक कानून बनाने की शक्ति मिली। प्रांतों को अत्यधिक कानून बनाने की शक्ति मिल गई। प्रांतों को और अधिक कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। और अधिक कानून बनाने की क्या मिल गई? शक्ति। अच्छा, ये भी कहते हैं इसे कि प्रोविंसेस सॉवरेनिटी, प्रांतीय स्वायत्ता की ये कहानी है। किसकी है? प्रांतीय स्वायत्ता। इसको ये भी आप लिख सकते हैं, कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्ता कब मिली, तो यहीं से मिल जाती है। प्रांतीय स्वायत्ता कहां से मिली भैया? वो यहीं से मिलती है। प्रोविंसेस सॉवरेनिटी जो है वो आपको यहां से मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए। देखो, जो 11 राज्य थे, देखो 11 राज्यों में विधान परिषदें तो चल रही थी। हाँ, एक पॉइंट पहले इसको मैं बता दूं, लेकिन अब केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। केंद्र में क्या लगा दिया गया? द्वैत शासन। कौन सा? केंद्र। केंद्र के जो सब्जेक्ट थे, जैसे प्रांत में बांट दिए थे ट्रांसफर्ड और रिजर्व तरीके से, अब केंद्र में जो बांट दिए गए थे। आइए साहब, जो 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। भाई आप अगर थोड़ा याद रखें तो पता होना चाहिए कि याद हो आपको 1919 का अधिनियम से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्योंकि लाइव नहीं है तो पूछ नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक सवाल मुझे पूछना चाहिए। भारत में आधुनिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? विच एक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम? किस अधिनियम से जो है आधुनिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है? इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। यहां से केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। क्या थी? द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। लेकिन इस अधिनियम से, चूंकि उस समय 11 प्रांत, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को 11 प्रांतों में बांट लिया था, 11 में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की। 11 प्रांतों में से में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू। क्या किया? द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू।
कौन से ये 6 प्रांत थे? ये 6 प्रांत थे बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार। बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत और असम। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे आज भी तुम उत्तर प्रदेश में जाओ, विधानसभा और विधान परिषद है कि नहीं, ऐसी व्यवस्था है ना। जैसे आज भी है ना विधानसभा विधान परिषद होती है, इसमें लागू। और देश की 10% जनसंख्या जो थी उसको देखा गया, उसकी संपत्ति कर, उस हिसाब से 10% जनसंख्या को 10% जनसंख्या को क्या दिया गया? मतदान करने का अधिकार दिया। मतदान करने का अधिकार दिया गया। ये आधारित था इस बात पे कि आपकी आमदनी, आपका कर, आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा है सोसाइटी में, उस हिसाब से दिया गया। ठीक है, एक चीज और समझिए, अब चूंकि 1935 के बाद भारत में ऐसी परिस्थिति बन जाएंगी कि भारत छोड़ो आंदोलन और फिर भारत आजाद हो जाएगा। इसी क्रम में चूंकि आजाद भारत चलाने के लिए संविधान की जरूरत थी, तो संविधान बनाना था। इसी क्रम में संविधान सभा की मांग बहुत तेजी से उठने लगती है। तो जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी संविधान सभा की मांग और संविधान सभा का गठन, जिसमें हम कैबिनेट मिशन तक पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये अच्छा छोटी सी वीडियोस हैं, आप देख भी 2x करके देख भी लोगे तो बड़ा आपको मदद मिलेगी। कल आज क्लास से आपको मिल जाएगी, और जैसी मतलब इससे अगली क्लास जो होगी दोस्तों, वो संविधान सभा की मांग और संविधान सभा के गठन पर आधारित होगी। धन्यवाद।